नमस्कार दोस्तों। आखिर क्यों इंडियन मिग-21 ने पाकिस्तानी जासूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया था? कौन सी गलती इस एयरक्राफ्ट पर भारी पड़ गई? अमेरिका की नेवी का सबसे ताकतवर और स्टेल्थी डिस्ट्रॉयर जहाज सबसे बड़ा फेल्ड प्रोजेक्ट कैसे बन गया? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सात्विक अग्रवाल जी का सवाल है कि पिछले 30 से 40 वर्षों में क्या कभी भारत ने पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेन भी गिराया है जो फाइटर जेट ना हो? दोस्तों वैसे तो भारत और पाकिस्तान में कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं जिनमें फाइटर जेट के अलावा दूसरे जेट्स को भी टारगेट बनाया जाता है, लेकिन बिना किसी लड़ाई के अगर दुश्मन के प्लेन को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की बात हो तो ऐसा किया गया था 1999 में। 1999 में ही कारगिल की लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई को खत्म हुए कुछ ही दिन बीते थे कि एक पाकिस्तानी जासूसी प्लेन अटलांटिक 91 भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक ट्रैक हुआ। इससे कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के साथ कारगिल की लड़ाई हो चुकी थी, इसलिए ग्राउंड रडार स्टेशंस बेहद अलर्ट मोड पर थे। फ्रांस में बना यह अटलांटिक 91 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी नेवी का बेहद खास जासूसी जेट था। यह एयरक्राफ्ट अक्सर इंडियन नेवी के शिप्स के नजदीक आकर भी जासूसी करता था। 10 अगस्त 1999 को भी यह जासूसी एयरक्राफ्ट इंडियन बॉर्डर के नजदीक मंडराते हुए 2 बार इंडियन एयर स्पेस में घुस आया था। इंडियन रडार स्टेशन के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को रेडियो सिग्नल भेजकर अपनी पहचान उजागर करने को कहा गया, लेकिन इस पाकिस्तानी जेट ने इसको इग्नोर करके कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार जब इस एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयर स्पेस को वायलेट किया तो नजदीक के एयरबेस से 2 मिग-21 स्क्रैम्बल किए गए। एक मिग-21 जिसको स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत बुंदेला उड़ा रहे थे, यह मिग-21 इस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के बिल्कुल बराबर में आया और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के पायलट्स को विजुअल सिग्नल्स देकर इंडियन एयरबेस पर लैंडिंग करने की इंस्ट्रक्शंस दी गई, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स ने ये इंस्ट्रक्शंस भी नहीं मानी। इस हरकत की वजह से इस पाकिस्तानी जेट को हॉस्टाइल मिलिट्री प्लेन डिक्लेयर करना पड़ा। अब इस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के सामने 2 ऑप्शन थे, या तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और इस जेट को इंडियन एयरबेस पर लैंड करे या मिसाइल अटैक के लिए तैयार रहें। पाकिस्तानी पायलट्स ने इंडियन मिग-21 की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शंस को मानने की जगह पर उल्टा मिग-21 की तरफ ही एग्रेसिव मैन्यूवर्स करके इसे हटाने की कोशिश की ताकि वापस पाकिस्तानी एयर स्पेस में जा सके। दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1991 से ही एक एयर एग्रीमेंट है जिसके तहत दोनों देशों के एयरक्राफ्ट को बॉर्डर से कम 10 किलोमीटर दूर रहना जरूरी है। लेकिन इस अटलांटिक 91 एयरक्राफ्ट का मिशन कुछ और ही था। यह जानबूझकर भेजा गया था ताकि भारत के एयर डिफेंस मैकेनिज्म की तैयारी और भारत के रिएक्शन टाइम को एनालाइज कर सके। हॉस्टाइल मिलिट्री एयरक्राफ्ट के एग्रेसिव मैन्यूवर्स की वजह से इंडियन कंट्रोल स्टेशन से मिग-21 के पायलट को मिसाइल लॉन्च की परमिशन देनी पड़ी। मिग-21 से R60 एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च की गई। R60 शॉर्ट रेंज की इंफ्रारेड होमिंग एयर टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट के हीट सिग्नेचर का पीछा करती है। मिसाइल इस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लेफ्ट इंजन में लगी और यह पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर गया। टोटल 16 पाकिस्तानी लोगों की जान इस इंसिडेंट में चली गई। जब मिसाइल लगी तो यह एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस में 5 किलोमीटर अंदर था, लेकिन पाकिस्तानी एयर स्पेस की तरफ का रूट होने के कारण इसका डेब्रिस यानी इसके टुकड़े इंटरनेशनल बॉर्डर के दोनों तरफ गिरे। पाकिस्तान को इस इंसिडेंट से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था तो उन्हें झटका लगना स्वाभाविक था। उन्होंने तुरंत इंटरनेशनल मीडिया में शोर मचाया कि भारत ने जानबूझकर एक अनआर्म्ड ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी एयर स्पेस में ही डिस्ट्रॉय किया है। भारत को पहले से ही अंदाजा था कि इस इशू को पाकिस्तान जोर शोर से इंटरनेशनल फोरम पर उठाएगा, इसलिए भारत ने अपने हेलीकॉप्टर्स को भेजकर इस एयरक्राफ्ट के टुकड़ों को कलेक्ट करवाया और इसे दिल्ली भेजकर अगले दिन ही मीडिया के सामने पेश कर दिया। भारत ने अलग अलग हेलीकॉप्टर्स में इंडियन व विदेशी रिपोर्टर्स को भी एक्सीडेंट साइट तक भेजा, लेकिन पाकिस्तान ने इन हेलीकॉप्टर्स पर अटैक करते हुए मिसाइल्स लॉन्च करनी शुरू कर दी। इंडियन पायलट्स काफी अच्छी तरह से ट्रेंड थे और उन्होंने हेलीकॉप्टर्स को काफी कम ऊंचाई पर उड़ाते हुए
तेज स्पीड से हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए इन रिपोर्टर्स को सही सलामत उस एरिया से निकाल लिया। पाकिस्तान कहां अपनी गलती स्वीकार करने वाला था, वे इस इशू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए, जहां उन्होंने कुल मिलाकर $60 मिलियन का कॉम्पनसेशन भारत से मांगा, जिनमें $35 मिलियन एयरक्राफ्ट की कॉस्ट और बाकी पैसे जान गंवाने वाले लोगों की फैमिलीज के लिए देने को कहा गया। भारत ने 1991 के कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी बॉर्डर से मेंटेन करने वाले एयर एग्रीमेंट को सामने रख दिया। इस केस का नतीजा भारत के पक्ष में आया। पाकिस्तान को कॉम्पनसेशन तो नहीं मिला, बल्कि उनके $4 मिलियन इस केस में जरूर खर्च हो गए। इस घटना के 20 वर्ष बाद 2019 में भी इसी तरह की एक घटना हुई, जब जॉर्जिया का एयरक्राफ्ट AN-12 गुजरात स्टेट की तरफ से भारत में घुसा। इसे वास्तव में जॉर्जिया से दिल्ली तक ही आना था, लेकिन इसने अपना रूट बदल लिया था और इंडियन रडार स्टेशन के रेडियो कॉल्स का जवाब नहीं दिया। तुरंत 2 सुखोई 30 MKI स्क्रैम्बल किए गए। विजुअल कांटेक्ट पर इसे भी इंडियन एयरफोर्स के बताए गए एयरबेस पर उतरना था, लेकिन इसके पायलट्स ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट वाली गलती नहीं की और चुपचाप सुखोई 30 फाइटर जेट के पीछे पीछे जयपुर में लैंड कर लिया। जरूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद इसे जाने दिया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आदित्य कुमार जी का है। उनका सवाल है कि यूएस नेवी ने जूमवेल्ट क्लास के स्टेल्थी डिस्ट्रॉयर शिप को बनाना बंद क्यों कर दिया है? ये तो चाइना की नाक में दम कर सकते थे। क्या यह एक फील्ड प्रोजेक्ट है? देखिए, अमेरिकी नेवी के जूमवेल्ट क्लास के डिस्ट्रॉयर जहाज की बात करें तो यह एक जबरदस्त लेकिन फील्ड प्रोजेक्ट साबित हुआ है। इसकी खास बातों को देखें तो इसमें 21st सेंचुरी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई गई है। यह 16,000 टन का 190 मीटर लंबा डिस्ट्रॉयर शिप है। इसकी एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी कारगर है कि यह दुश्मन के रडार पर एक छोटी मछली पकड़ने वाली बोट जितना ही दिखाई देता है। दुश्मन के जहाजों को इतने ताकतवर नेवल शिप की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हो पाता है। इस शिप में बेहद कम साउंड प्रोड्यूस करने वाला लेटेस्ट इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया था। इसमें मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए 20 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स के मॉड्यूल लगे हुए हैं। इतना वजनी होने के बावजूद भी यह स्टेल्थी डिस्ट्रॉयर जहाज 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। इससे एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट कर सकते हैं। जहां दूसरे डिस्ट्रॉयर शिप्स में 300 से 500 लोगों की जरूरत पड़ती है, तो वहीं जूमवेल्ट क्लास के डिस्ट्रॉयर के एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेशन सिस्टम की वजह से इसे ऑपरेट करने के लिए 100 से भी कम लोगों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्यों इतने खास और एडवांस्ड स्टेल्थी शिप को फील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा इसकी कीमत में लगातार बहुत ज्यादा इजाफा होना। शुरू में हर एक नेवल शिप की कीमत $1.3 बिलियन आंकी गई थी, लेकिन जैसे जैसे इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाने लगा तो इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा बढ़ता गया। इसी कारण जहां शुरू में 32 शिप्स लेने की बात हुई थी, तो वहीं इसे कम करके सिर्फ 16 शिप्स का ही ऑर्डर दिया गया। इससे पर यूनिट कॉस्ट और ज्यादा बढ़ गई और हर एक जूमवेल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर शिप की कीमत $1.3 बिलियन से बढ़कर लगभग $4 बिलियन हो गई। ज्यादा कीमत को देखते हुए इनकी संख्या 16 से भी घटाकर 7 कर दी गई। बाद में सिर्फ 3 ही ऐसे शिप्स को बनाया गया और बाकी सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए गए। इससे पर यूनिट कॉस्ट $6 बिलियन तक पहुंच गई। कंपैरिजन की बात करें तो भारत ने INS विक्रांत के रूप में जो स्वदेशी तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, इसकी कीमत जूमवेल्ट क्लास के डिस्ट्रॉयर से आधी यानी $2.5 बिलियन ही है। इस स्टेल्थी डिस्ट्रॉयर जहाज की कीमत इतनी बढ़ जाने का एक बड़ा कारण स्टेल्थ भी था। इतने बड़े साइज के शिप को स्टेल्थी बनाना बेहद महंगा हो गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इस डिस्ट्रॉयर शिप को एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट के साथ ही चलना है, जिसे आसानी से सैटेलाइट्स के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है, तो फिर इस फ्लीट में एक शिप के स्टेल्थी होने का कोई खास फायदा नहीं मिलना था। वैसे भी इस डिस्ट्रॉयर शिप से मिसाइल के लॉन्च होते ही ट्रैकिंग रडार्स इसकी लोकेशन को वैसे भी ट्रैक कर सकते थे। जूमवेल्ट क्लास के डिस्ट्रॉयर जहाज के प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का दूसरा कारण थोड़ा सा अजीब है। इस नेवल शिप की सबसे बड़ी खासियत थी इस पर लगाया गया 155 mm का एडवांस्ड गन सिस्टम।
यह सिस्टम बाकी के नेवल शिप्स पर लगे ट्रेडिशनल गन सिस्टम से 3 टाइम्स ज्यादा दूर तक शेल्स को लॉन्च कर सकता था और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। लेकिन यही खासियत इस ज़ूमवेल्ट क्लास के डिस्ट्रॉयर शिप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई। इन गन्स के लिए बनाए गए जीपीएस गाइडेड ये शेल्स 180 किलोमीटर दूर दुश्मन के नेवल शिप्स को तो डिस्ट्रॉय कर ही सकते थे, इसके अलावा ये शेल्स दुश्मन की जमीन पर मौजूद मिलिट्री एसेट्स को भी पूरी एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखते थे। जब 32 शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो इसके गन सिस्टम की एक शेल की कीमत $30,000 थी, लेकिन जब सिर्फ 3 शिप्स के लिए ही बेहद कम गाइडेड शेल्स को बनाना था तो हर एक शेल की कीमत $30,000 से बढ़कर $8 लाख तक पहुंच गई। इतनी महंगी गाइडेड शेल को कैंसिल ही कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि इन 3 ज़ूमवेल्ट क्लास के डिस्ट्रॉयर शिप्स पर जो बेहद एडवांस्ड गन सिस्टम लगे हुए हैं उनके लिए जरूरी शेल्स ही मौजूद नहीं हैं, यानी ये सिस्टम्स पूरी तरह से बेकार हो गए। दोस्तों, कुल मिलाकर बात करें तो इतना महंगा डिस्ट्रॉयर शिप एक शानदार लेकिन फेल्ड प्रोजेक्ट ही साबित हुआ। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।